हाँ जी, नमस्कार। संधि पढ़ रहे हैं हम। संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद में अगर स्वर आए, विसर्ग के बाद में अगर व्यंजन आए, तब वहां पर क्या होती है? वहां पर आपके विसर्ग संधि होती है। मनः प्लस अभिलाषा में आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है, तब वहां पर क्या होगा? मनोभिलाषा शब्द का निर्माण होगा, विसर्ग संधि होगी। मनः प्लस रथ में आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद में यहाँ पर र व्यंजन आ रहा है, र व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। एक तरफ विसर्ग आएगा, दूसरी तरफ स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा, तब आपके विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले अ स्वर आए और उसके बाद में घोष वर्ण आए। घोष वर्ण क्या होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये, र, ल, व, है, ये सब आए या फिर अ स्वर आए, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। बाद में अ होने पर अ का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले अ स्वर आए और विसर्ग के बाद में या तो अ स्वर आए या फिर ये घोष वर्ण आए, ये सभी वर्ण है, इनमें से कोई एक आए, तब क्या होता है? ये अ स्वर और विसर्ग दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। बाद में अगर अ है तो वह लोप हो जाएगा और अगर घोष वर्ण है तो वह एज इट इज रह जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मनः प्लस अनुकूल, यहां पर आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में क्या है? विसर्ग के बाद में अ स्वर है। विसर्ग के पहले क्या है? विसर्ग के पहले क्या है? न को हम विभाजित कर न हलंत और अ में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है, तो ये अ और ये विसर्ग दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। ओ का निर्माण करेंगे। ये ओ की मात्रा अब इस नए हलंत में जुड़ेगी तो मनो बन जाएगा। प्लस के बाद में विसर्ग, प्लस के बाद में अ स्वर होने पर अ स्वर का लोप हो जाएगा। अ स्वर का लोप हो गया, नुकुल एज इट इज आगे आ जाएगा, मनोनुकूल शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर से देखते हैं। मनः प्लस अभिराम, मनः प्लस अभिराम, यहां क्या हो रहा है? यहां आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले क्या है? विसर्ग के पहले हम न को न हलंत और अ में विभाजित कर देते हैं। फिर ये विसर्ग आ गया, प्लस का निशान आ गया, इधर अ आ गया, फिर भी राम आ गया। विसर्ग के पहले अ आ रहा है, विसर्ग के पहले अ आ रहा है, विसर्ग के बाद में अ आ रहा है, विसर्ग के बाद में आ रहा है, तो क्या होगा? ये अ और विसर्ग दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे और बाद में अगर अ आ रहा है तो इस अ का लोप हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा। अब आप देखो, मैं एज इट इज आ गया, न हलंत में ओ स्वर जुड़ गया, इस अ का लोप हो गया, पीछे क्या बचा? भी रा म, मनोभिराम शब्द का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? इस नियम से मनोभिराम शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही यश प्लस अभिलाषा से क्या बनेगा? यहां पर भी आप देखेंगे तो श को हम श हलंत और अ स्वर में विभाजित कर देते हैं। विसर्ग के पहले अ आ रहा है, विसर्ग के बाद में भी अ आ रहा है, तब यहां पर आप देखेंगे ये अ और विसर्ग दोनों ओ का निर्माण करेंगे। ये ओ की मात्रा श में लगेगी तो यशो हो जाएगा, ये अ लोप हो जाएगा, भिलाषा यहां पर एज इट इज आ गया, यशो भिलाषा शब्द का निर्माण हो गया। ये तो तब है जब विसर्ग के बाद में अ आता है, तो इस अ का लोप हो जाता है। अब अगर विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आए, मनः प्लस दशा से मनोदशा शब्द का निर्माण हो रहा है। यहां पर आपने देखा कि मनः प्लस दशा। फिर से देखें, मनः को हम कैसे लिख सकते हैं? मैं न को हम न हलंत और अ स्वर में विभाजित कर सकते हैं। इधर विसर्ग आ गया, प्लस यहाँ पर आपके दशा आ गया। विसर्ग के पहले अ स्वर है, बिल्कुल है। विसर्ग के बाद में घोष वर्ण है, विसर्ग के बाद में द घोष वर्ण है या नहीं है? घोष वर्ण कौन सा होगा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। द कौन सा वर्ण होता है?
वर्णमाला में आपने देखा है तय, थ, द, ध, तय, थ, द। तीसरा वर्ण होता है या नहीं होता है? तीसरा वर्ण होता है क्या? तीसरा वर्ण किस में आएगा? घोष वर्ण में आएगा। विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। व्यंजन संधि में भी मैंने वर्णमाला के बारे में बात की है। संधि का जो स्टार्टिंग वीडियो है वहां भी हमने वर्णमाला के बारे में बात की है। तो तय, थ, द तीसरा वर्ण आ रहा है वर्ग का, तो यहां पर घोष वर्ण आ रहा है। विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, विसर्ग के पहले ए स्वर आ रहा है, तो क्या होगा? ए स्वर और विसर्ग दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। अब मैं यहां पर एजेटिज आ गया, न हलंत में ओ स्वर जुड़ जाएगा तो नो हो जाएगा। दशा यहां पर एजेटिज आ गया, मनोदशा शब्द का निर्माण हो गया। द की जगह ए स्वर होता तो उसका लोप हो जाता, और ए स्वर के अलावा अगर घोष वर्ण आ रहा है तो वो एजेटिज आ जाएगा, मनोदशा शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे पय प्लस धर में, तो पयोदर शब्द का निर्माण होगा। विसर्ग के पहले का ए है, दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। ये ओ की मात्रा ये में जुड़ेगी तो पयो बन जाएगा। धर यहां पर लास्ट में जू का त्यों आ जाएगा और पयोधर शब्द का निर्माण हो जाएगा। मनह प्लस योग में आप देख रहे हैं, मनह को हमने लिख दिया मैं, न, हलंत और ए के रूप में, पीछे योग बच गया, योग रह गया। अब आप देखो न, हलंत, ए और यहाँ पर ये विसर्ग है, विसर्ग और ए दोनों ओ का निर्माण करेंगे। ये ओ का स्वर, ये ओ का स्वर न हलंत में जुड़ेगा, न हलंत में जुड़ पे ओ हो गया, पीछे योग रह गया। मनोयोग शब्द का निर्माण इस नियम से हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो यह है विसर्ग संधि का प्रथम नियम, जहां पे आप देख रहे हैं ओ स्वर का निर्माण हो रहा है। ओ स्वर का निर्माण इससे पहले भी एक संधि में हुआ है, बताओ कौन सी संधि में हुआ है? स्वर संधि आपने पढ़ी है, स्वर संधि में गुण संधि पढ़ी है, गुण संधि में भी तो ओ स्वर का निर्माण होता है, और यहां भी ओ स्वर का निर्माण हो रहा है। अब अगर एग्जाम में आ गया कि मनोदशा में कौन सी संधि है, मनोदशा में कौन सी संधि है, एग्जाम में आ गया मनोदशा में कौन सी संधि है, तब वहां पर आप देखेंगे कि ओ स्वर आ रहा है। फिर आप दिमाग लगाएंगे कि ओ स्वर हमने कहां कहां देखा था। ओ स्वर हमने गुण संधि में भी देखा था और विसर्ग संधि में भी देखा था। आपको यह नहीं पता कि मनोदशा में गुण संधि होगी या विसर्ग संधि होगी। ओ स्वर से हमने अनुमान लगाया कि ओ स्वर हमने गुण संधि में भी देखा था और विसर्ग संधि में भी देखा था। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आप दोनों संधि का नियम अप्लाई करके देख लो। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में यह होता है कि ए आ के बाद में अगर ई या बड़ी ई आए तो ओ स्वर का निर्माण होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में आपने देखा विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो ओ स्वर का निर्माण होता है। गुण संधि का नियम लगाकर इसे विभाजित करो, गुण संधि का नियम लगाकर विभाजित करोगे तो इधर तो ए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इधर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। इधर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो यहां पर ई आना चाहिए या फिर बड़ी ई आना चाहिए। तो मन ई दिशा, ये संधि विच्छेद सही है क्या? यहां पर सार्थक शब्द प्राप्त हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहां पर ई नहीं आ सकती है, इस कारण से यहां पर आपके गुण संधि नहीं होगी। फिर विसर्ग संधि से आप विभाजित करोगे तब आप देखोगे कि मनय प्लस दशा प्राप्त हो रहा है। तो मनय प्लस दशा सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे। यहां से आप अनुमान लगाओगे, यहां से आप अनुमान को प्रमाणित करोगे और कहोगे कि भैया मनोदशा शब्द में आपके विसर्ग संधि होगी, गुण संधि नहीं होगी। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम में आ गया मनोनुकूल शब्द में कौन सी संधि होगी? अब ओ की मात्रा आ रही है तो ओ की मात्रा से गुण संधि से अगर आप विभाजित करोगे तो यहां पर होगा एक तरफ ए या आ जाएगा, मन आ जाएगा या मना आ जाएगा, मन आ गया मान लो। दूसरी तरफ क्या आएगा? ई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ई अब
ई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ई आएगा तो यहाँ पर ई नु कुल आएगा, इनुकुल आएगा। ए और ई दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। इनुकुल कोई शब्द होता है क्या? यह कोई सार्थक शब्द है क्या? ये मनोनुकूल शब्द को परिभाषित कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, इस कारण गुण संधि नहीं होगी। विसर्ग संधि से आप विभाजित करोगे तो आप देखोगे कि मन है प्लस अनुकूल, दो शब्द का निर्माण हो रहा है। मन है प्लस अनुकूल सार्थक शब्द का निर्माण हो रहा है। यहां से आप कहोगे कि मनोनुकूल शब्द में गुण संधि नहीं है, विसर्ग संधि है। तो यह है आपका विसर्ग संधि का प्रथम नियम। इसके बाद में हम देखते हैं विसर्ग संधि का द्वितीय नियम हमें क्या कहता है। यदि विसर्ग के पहले ए हो, विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो या घोष वर्ण हो, तो वहां पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। इससे पहले के नियम में आपने क्या देखा कि विसर्ग के पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो या ए स्वर हो। यहां पर क्या हो रहा है? विसर्ग के पहले ए के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो या घोष वर्ण हो। पहले वाले में आपने देखा कि विसर्ग के पहले ए स्वर हो, यहां परिवर्तन क्या किया है? ए के अलावा कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या घोष वर्ण हो। घोष वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये रे ले वे है, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। तब वहां पर आपके क्या होगा? वहां पर आपके विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। विसर्ग के पहले ई स्वर आ रहा है, विसर्ग के पहले ई स्वर आ रहा है, विसर्ग के पहले ई स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद में ध आ रहा है, त थ द ध, चतुर्थ वर्ण है। चतुर्थ वर्ण किसमें आता है? घोष वर्ण में आता है। चतुर्थ वर्ण आ रहा है तो यह नियम लगेगा या नहीं लगेगा? इस नियम में क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। तो आप देखो, विसर्ग के पहले ए को छोड़कर दूसरा स्वर आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद में आपके घोष वर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। इस विसर्ग के स्थान पर आपके ये र हलंत हो जाएगा। तो यहां पर नी जू का त्यों आ गया, ये र हलंत रेफ के रूप में इस ध के ऊपर लग जाएगा, लास्ट में न आ गया। निर्धन शब्द का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आसान है या नहीं है? विसर्ग के स्थान पर बस आपको र हलंत करना है और ये र हलंत रेफ के रूप में इस तरह से अगले वर्ण के ऊपर लग जाएगा। नी है प्लस गुण से निर्गुण शब्द का निर्माण हो जाएगा। विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है जो कि घोष वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है जो कि घोष वर्ण है। इस तीसरे वर्ण के आने के कारण विसर्ग आपके रेफ के रूप में ऊपर लग जाएगा, निर्गुण शब्द का निर्माण हो जाएगा। धनु है प्लस धर से धनुर्धर शब्द का निर्माण हो जाएगा। नी है प्लस विकार में आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले ए के अलावा अन्य स्वर आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद में वी आ रहा है, वी आ रहा है, वह हलंत और ई आ रहा है, वह हलंत आ रहा है। वह इसमें आता है क्या? वह बिल्कुल घोष वर्ण में आता है। यह नियम अप्लाई होगा, विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा, ये र हलंत यहां पर लग जाएगा और यहां पर लगने के कारण निर्विकार शब्द का निर्माण हो जाएगा। दुरात्मा शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है? दु है प्लस आत्मा से दुरात्मा कैसे बन रहा है? यहां पर देखते हैं, विसर्ग के पहले ए के अलावा अन्य स्वर आ रहा है, तो यहां पर देखते हैं विसर्ग के पहले उ स्वर आ रहा है, ए के अलावा अन्य स्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद में आ रहा है, विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ रहा है, यह नियम लगेगा और विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। अब आप देखो, दू यहां पर जू का त्यों आ गया, विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो गया, विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो गया, आत्मा यहां पर आगे आ गया। अब इस र हलंत में आ स्वर जुड़ेगा तो राग का निर्माण हो गया नहीं होगा? इधर दू आ गया, इधर यहां पर आधा तय और मां आ गया, दुरात्मा शब्द का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? इस नियम से दुरात्मा शब्द का निर्माण बिल्कुल हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं नियम 2 में कि विसर्ग के स्थान पर आधे र का निर्माण हो रहा है। तीसरा नियम देखते हैं, विसर्ग संधि का तीसरा नियम हमें क्या कहता है? विसर्ग के स्थान पर श और श आएगा। विसर्ग के स्थान पर
स, श और स आने का नियम है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अगर च, छ और श वर्ण आ रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर त, थ और श आ रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पर ये आपके दंत्य स हो जाएगा। विसर्ग के बाद में ट, ठ, श आ रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पर आपके ये मूर्धन्य श हो जाएगा। तीनों तरह के श बन रहे हैं, किस आधार पर बन रहे हैं? विसर्ग के बाद में च, छ, श आ रहा है, विसर्ग के बाद में त, थ, स आ रहा है, विसर्ग के बाद में ट, ठ, श आ रहा है। इस आधार पर इन तीनों श का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं हम, तो मनः प्लस चेतना में आप देख रहे हैं मनस चेतना शब्द का निर्माण हो रहा है। विसर्ग के बाद में च आ रहा है, विसर्ग के बाद में च आने पर सीधी सी बात है, विसर्ग की जगह आपके ये श हलंत हो जाएगा, आधा श हो जाएगा। तो मन यहाँ पर ज्यों का त्यों आ गया, विसर्ग के स्थान पर आधा स बन गया और लास्ट में चेतना आ गया, मनस चेतना शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही हरि धन चंद्र में आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर आधा श बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर यह आधा श बन गया, हरिश्चंद्र शब्द का निर्माण हो गया। पुनः प्लस च में भी आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में च आ रहा है, विसर्ग आधे स में परिवर्तित होगा, पुनश्च शब्द का निर्माण होगा। यश प्लस शेष में देख रहे हैं विसर्ग के बाद में ये वाला श आ रहा है तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर आधा श बन जाएगा, यशस् शेष शब्द का निर्माण हो जाएगा। विसर्ग के बाद में अगर तैत है और दंत्य श आए तब क्या होगा, इस श का निर्माण हो जाएगा। मनः प्लस ताप में आप देख रहे हैं कि मनस्ताप शब्द का निर्माण हो रहा है। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो मायने नहीं रखता, विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, विसर्ग के बाद में तय आने पर यह इस श में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग। मन यहाँ पर ज्यों का त्यों आ गया, इस विसर्ग के स्थान पर यह श आ गया, श हलंत मतलब आधा श आ गया और ताप आ गया, मनस्ताप शब्द का निर्माण हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे नमः प्लस तय में, तो विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, विसर्ग आधे श में परिवर्तित हो जाएगा, नमस्ते शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही बहिस्थल शब्द का निर्माण होगा और मनस संताप शब्द का निर्माण हो जाएगा। विसर्ग के बाद में टैट है और श आए तो श का निर्माण होता है, विसर्ग के बाद में ट आ गया तो विसर्ग के स्थान पर यह श हलंत बन जाएगा, यानी आधा श बन जाएगा, आधा श बन जाएगा। तब आप देखेंगे चतु में चतु ज्यों का त्यों आ गया, विसर्ग के स्थान पर आधा श बन गया, टीका ज्यों का त्यों आ गया, चतुष्टीका शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही धनुष, धनु है धन टंकार से धनुष टंकार शब्द का निर्माण होगा। निह में ठ आ गया, ठ के पहले विसर्ग, विसर्ग के बाद में ठ है तो विसर्ग यहाँ पे श हलंत में बदल जाएगा, आधे श में बदल जाएगा। नी ज्यों का त्यों आ गया, विसर्ग श हलंत में बदल गया, आधे श में बदल गया, ठुर आ गया, निष्ठुर शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही आपके चतुर्थ षष्ठी शब्द का निर्माण हो जाएगा। यह है श का नियम, कैसे तीनों स परिवर्तित हो रहे हैं इस आधार पर कि विसर्ग के बाद में च छ श आ रहा है, त थ स आ रहा है या ट ठ श आ रहा है। इसके बाद में चौथा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में शब्द का प्रथम वर्ण क प म में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो, विसर्ग के बाद में क प म हो तो विसर्ग के स्थान पर यह श हो जाता है। जैसे इसमें हुआ ना, जैसे इसमें हुआ वैसे ही यहां पर केवल विसर्ग के स्थान पर यह श हो जाएगा। चतु है प्लस कोण में आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले उ आ रहा है, विसर्ग के पहले उ आ रहा है, ठीक है। विसर्ग के बाद में क प म में से एक वर्ण आ रहा है, क वर्ण आ रहा है, क वर्ण आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है क वर्ण। क और ओ में विभाजित करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपके क व्यंजन आ रहा है, क व्यंजन आने के कारण आप देखोगे ये नियम अप्लाई होगा और इस विसर्ग के स्थान पर यह श बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे आपने देखा चतु है प्लस कोण, तो यहां से आपने देखा कि विसर्ग के पहले उ आ रहा है, विसर्ग के बाद में क आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर यह आधा श का निर्माण हो जाएगा। इसे श हलंत लिख दो, आधा श लिख दो। यहाँ पर आप देखोगे तो चतु यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आधा श बन जाएगा, कोण यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएगा। चतुष्कोण शब्द का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, इस नियम से
चतुष्कोण शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही यहां पर बही प्लस कार से बहिष्कार शब्द बनेगा, आवीय प्लस कार से आविष्कार बनेगा, चतुष्पद बनेगा, वपुष्मान बनेगा। यहां पर मैं आ गया, मैं आने पर यह नियम अप्लाई हो जाएगा, क आने पर नियम अप्लाई हो जाएगा, प आने पर यह नियम अप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से इस शय का मूर्धन्य शय का आगमन यहां पर आपके हो जाएगा। लास्ट के जो दो नियम पढ़े हमने, लास्ट के जो दो नियम पढ़े, नियम 3 पढ़ा, नियम 4 पढ़ा, यहां पर एक बात कॉमन है, सभी शब्दों में अर्ध स आ रहा है। जितने भी शब्द देख रहे हैं उनमें तीनों तरह के श आद्य रूप में आ रहे हैं, आद्य अक्षर के रूप में आ रहे हैं, अर्ध स आ रहा है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आद्य श आ रहे हैं, आद्य श आ रहे हैं। तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको मनस्ताप शब्द में संधि पूछ ले, चतुष्टिका शब्द में संधि पूछ ले, पुनश्च शब्द में संधि पूछ ले, चतुष्कोण शब्द में संधि पूछ ले, तो यहां पर सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि शब्द के बीच में आधा श आ रहा है। यहां से एक अनुमान लग सकता है कि यहां पर विसर्ग संधि हो सकती है। ज्यादातर एग्जाम्पल जिनमें बीच में आधा श आता है वहां विसर्ग संधि की संभावना होती है। तो यहां से आप देख लेना, इसको चेक कर लेना। मनस्ताप शब्द है, मनस्ताप शब्द आ गया तो यहां पर आप देखोगे आधा श आ रहा है, तो इस आधे श को हटाकर प्लस के इधर विसर्ग लगा देना, आधे श को हटाकर विसर्ग लगा देना, इधर यहां पर ज्यों का त्यों लिख देना। मन है प्लस ताप दोनों सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं क्या? बिल्कुल सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां से आप कन्फर्म हो जाओगे कि इन सभी शब्दों में जहां पे आधा श आ रहा है और आपने संधि विच्छेद करके देखा कि सार्थक शब्द भी बन रहे हैं, सही शब्द बन रहे हैं, तो वहां से आप देखोगे यहां पर आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। अभी तक जो आपने 4 नियम पढ़े हैं विसर्ग संधि के प्रश्नों में 80% प्रश्न यहां पर आपके इन्हीं 4 नियमों से बनते हैं। ये मैंने मेरे अनुभव से देखा है। तो ये 4 नियम आपको अच्छी तरह से समझकर याद करने हैं। उसके बाद में विसर्ग संधि के कुछ और नियम भी है जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। नियम 5, नियम 6 और नियम 7 ये ऐसे नियम है जिनके 5, 10, 15 उदाहरण ही है। तो एक बार आपको इन नियमों को देख लेना है, उसके बाद में इन उदाहरणों को हल कर लेना है। आप बुक से भी उदाहरण हल कर सकते हैं, 10-15 उदाहरण मुश्किल से मिलेंगे आपको। तो अगर आप उदाहरण भी हल कर लेते हैं तो उदाहरण देख के ही आपको अनुमान लग जाएगा। अगर वहां पर प्रातःकाल शब्द आ जाएगा तब आप अनुमान लगा लेंगे इस शब्द में तो वैसे भी विसर्ग आ रहा है, तो यहां तो अनुमान लगना ही है कि प्रातःकाल बनेगा। शुद्ध शब्द के तौर पे दे सकते हैं आपको, जैसे कि मनय कामना शब्द है तो यहां पर लिख देंगे कि मनय कामना शब्द होता है या फिर मनोकामना शब्द होता है। आप देखते हैं कि सामान्य तौर पर हम मनोकामना शब्द लिखते हैं, लेकिन संधि के हिसाब से कौन सा शब्द शुद्ध होता है? आप देखेंगे संधि के हिसाब से मनः कामना शब्द शुद्ध होता है। ये प्लस का निशान हट जाएगा और ये यहां पर ज्यों का त्यों रहेगा। तो संधि के नियमों से तो मनः कामना शब्द शुद्ध होता है, मनोकामना शब्द शुद्ध नहीं होता है। तो इस तरह के प्रश्न आ गए। तो अगर आपने एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल ही देख लिए, 10-15 एग्जाम्पल है, तो आपको ये नियम याद नहीं करने पड़ेंगे। मुख्य मुख्य नियम आपके दिमाग में रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ज्यादा नियम पढ़ने से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इन नियमों को एक बार देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क या प में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग के पहले अ स्वर हो, सभी में विसर्ग के पहले अ स्वर है, सभी में है। तय को हम तय हलंत और अ में विभाजित कर सकते हैं, ऐसे धय को धय हलंत अ में कर सकते हैं, यह को यह हलंत अ में कर सकते हैं। विसर्ग के पहले अ स्वर है सभी में, और विसर्ग के बाद में क या प में से कोई वर्ण हो, क वर्ण आ रहा है, प वर्ण आ रहा है, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, विसर्ग ऐसे का ऐसा रहेगा। इस प्लस के निशान को हटा दो, प्रातःकाल शब्द का निर्माण हो जाएगा। अधय प्लस पतन से अधय पतन शब्द का निर्माण हो जाएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। पह पान शब्द बन जाएगा, मनः कामना शब्द बन जाएगा। नियम 6 क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले अ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो तो संधि करते समय केवल विसर्ग का लोप होता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के पहले अ स्वर हो, सभी में विसर्ग के पहले अ स्वर है। विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ रहा है, तब क्या होगा?
विसर्ग का लोप हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अत आ गया, एव आ गया, विसर्ग का लोप हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। यस है प्लस इच्छा से आप देखेंगे यस इच्छा शब्द का निर्माण हो जाएगा। मन है प्लस उच्छेद से मन उच्छेद शब्द बन जाएगा। ततः प्लस एव से तत्एव शब्द का निर्माण हो जाएगा। विसर्ग हट जाएगा, इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अंतिम नियम देख लेते हैं। यदि ई ऊ के बाद में विसर्ग हो और इसके बाद में रह आए तो ई ऊ का बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। विसर्ग के पहले छोटी ई हो, विसर्ग के पहले छोटा ऊ हो और उसके बाद में र वर्ण आ जाए, उसके बाद में र वर्ण आ जाए, तब क्या होगा? विसर्ग हट जाएगा और ये जो छोटी ई और छोटा ऊ है ये बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद में र वर्ण है, तो ये विसर्ग हट जाएगा और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। रव यहां पर ज्यों का त्यों आ जाएगा और नीरव शब्द का निर्माण हो जाएगा। छोटी ई और बड़ी, छोटी ई और छोटा ऊ बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा अगर विसर्ग के बाद में र वर्ण आ रहा है तो। इस तरह से आज आपने विसर्ग संधि के नियमों के बारे में पढ़ा। विसर्ग संधि के प्रारंभ के नियम है जिनमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स आते हैं, उनको आपको अच्छे से समझकर याद करना है। इसके बाद में आपको उदाहरणों पे ध्यान देना है। 10-10, 15-15 उदाहरणों के भी नियम है, उनमें आप अगर उदाहरणों को हल करेंगे तो आपको ज्यादा नियम याद नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आज हमने विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।